Hello, class 7. Today we are going to study chapter number 9 in your history, the making of regional cultures. In this chapter, we study about the different types of languages of different cultures, which are belongs to the different cultures, and which were our traditional languages in the different states, and where these languages are usually used, and different types of religious traditions rulers are associated with these languages, with these scriptures etc. So one of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak. When we refer to person as a Tamil or as an Odia, this usually means that he or she speaks Tamil or Odia and lives in the Tamil Nadu or Odisha. बच्चों में यहाँ बताया गया है कि जैसे कभी हम लोग क्या करते, कोई एक ऐसा पर्सन से मिलते तो तमिल और उड़िया बोल रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो तमिलनाडु रीजन से या उड़ीसा रीजन से बिलोंग करता हो. उनके फूड, क्लोथ्स, पोट्री, डांसेस, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स, ये सब डिफरेंट रीजन से डिफरेंट लोग बिलोंग करते हैं, वो सब बताते हैं, दर्शाते हैं. ऐसे ही उन लोगों के जो कल्चर्स हैं या इंटरमिक्सिंग होती है जब लोकल ट्रेडिशंस की, उनके आइडियाज़ की, तो कई सारे टाइप के लोग अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं जो कि एक ही रीजन में रह के मिलते हैं. जैसे द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम्स. द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम में देखिए ये क्या आया. लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन. कि अगर कोई भाषा और कोई रीजन क्षेत्र, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है तो हम इसको कैसे बता सकते हैं. द चेरा किंगडम ऑफ महाउदयपुरम वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द 9th सेंचुरी इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला. इंडिया में जो 9th सेंचुरी की बात है, जब साउथ वेस्टर्न पार्ट में चेर साम्राज्य था, चेर साम्राज्य, चेर किंगडम है, वहाँ पर महोदयापुरम नाम का एक राज्य था जो कि केरला के आज इस समय साउथ साइड में प्रेजेंट है. इट इज़ लाइकली दैट मलयालम, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी वो मलयालम थी. वहाँ के लोग अक्सर मलयालम बोला करते थे. जो रूलर्स थे मलयालम लैंग्वेज के बोलने वाले, उन्होंने कई सारे अपने स्क्रिप्चर्स, कई सारे ग्रंथ भी मलयालम भाषा में लिखे हैं. तो वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई और वहाँ की लैंग्वेज जो है मलयालम बन. इसी समय चेरा जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्होंने संस्कृत एडिशन को भी अप्लाई किया और अपनाया. टेम्पल्स जितने भी थे केरला में, थिएटर थे, ये इन सब जगह संस्कृत में बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स मिलते हैं. मलयालम और संस्कृत दोनों में मिलता है. 12th सेंचुरी में भी एक ललिता कलम नाम का जो है, ललिता तिलकम नाम का 14th सेंचुरी में एक टेक्स्ट मिला है जो कि जिसमें जो भाषा लिखी गई है वो मणिप्रवलम एक लिटरेरी टेक्स्ट मिला है. उसके अंदर वो ललिता तिलकम नाम का एक और टेक्स्ट मिलता है जिसको ग्रामर और पोइटिक्स इसमें लिखी गई है. मनी प्रवालम का असली मीनिंग होता है डायमंड्स और कोरल रीफ्स, और यानी कि हीरे की खाने, मूंगे की खाने, जो कि रेफर करती हैं दो लैंग्वेजेस को, जिनको हीरा और मूंगा दो प्रकार की लैंग्वेज का प्रतीक माना गया है. मतलब दो प्रतीक दिए गए हैं इन लैंग्वेजेस को. एक है डायमंड जो यूज़ किया गया संस्कृत लैंग्वेज के लिए, और जो वहाँ की मलयालम लैंग्वेज है रीजनल, उसको वो बोला गया है कोरल. तो रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस. द जगन्नाथा कल्ट, जो आपने पूरी का रीजन होगा देखा है उड़ीसा में, वो विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है. वहाँ पर जगन्नाथ जी का विश्वास बहुत ज़्यादा माना जाता है. और वहाँ पर जो इमेज बनाई गई है, पूरी लकड़ी पर चित्रण किया गया जगन्नाथपुरी में, ये जगन्नाथ भगवान विष्णु को दर्शाता है. और 12th सेंचुरी में यहाँ पर एक गंगा डायनेस्टी के रूलर्स थे, अनंतवरम. इन्होंने डिसाइड किया था यहाँ पर पुरुषोत्तम नाम का जो जगन्नाथपुरी में टेम्पल बनाया गया है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ, ये 1230 ईस्वी में राजा हुए थे, किंग अनंग भीमा थर्ड. इन्होंने इस पूरे मंदिर को बनवा करके राज्य को समर्पित किया था और भगवान के भक्ति में इस पूरे राज्य को उस मंदिर को समर्पित किया. एज अ टेम्पल गेंड इन इम्पोर्टेंस एज अ सर्टेन ऑफ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. ये धीरे धीरे जो जितने भी मंदिर हैं वो तीर्थ स्थल के बहुत बड़े केंद्र बने हैं. इनमें जो अथॉरिटी होती थी, यानी कि जो शासन प्रशासन के लोग थे, ये सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स को भी बढ़ाते थे. और जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं ये हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था और साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में भी बहुत भागीदारी करते हैं और हमारे सामाजिक और राजनीतिक स्टेटस को भी बढ़ाते हैं. ऑल दो जो कंक्वेड उड़ीसा, जिन जिन लोगों ने, जो जो राजा, जैसे मुगल थे, मराठे थे, इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी, इन लोगों ने उड़ीसा पर राज्य किया, उड़ीसा को जीता, तो इन्होंने इन मंदिरों पर भी अपना पूरा कंट्रोल किया. तो इसका मतलब है वहाँ के रूलर्स ये एक्सेप्ट टू द लोकल पीपल, मतलब जितने भी रूलर्स नए नए आए इनने वहाँ के लोकल पीपल्स को एक्सेप्ट किया.
अब राजपूता ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, जो राजपूत लोग थे 19th सेंचुरी में आए, ये इस समय राजस्थान में प्रेजेंट डे में बहुत ज़्यादा राजपूताना राजपूत लोगों का शासन मिलता है। तो राजपूतों की जो वहाँ पार्टी थी उसमें मेनली जो है राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट रीजन में रहती थी। इनमें पृथ्वीराज चौहान है जो कि 8th सेंचुरी में हुए। उसके बाद इन्होंने बड़ी वीरता से लड़ाइयाँ लड़ी कई सारी, और इनके बारे में बहुत सारे राजपूत राजाओं के बारे में, राजपूत हीरोज़ के बारे में स्टोरीज़ हैं। कई सारी पोएम्स और सॉन्ग्स लिखे गए हैं जो कि वहाँ के ट्रेंड जो गायककार हैं वो आज भी उन गाथाओं को गाते हैं। इन हीरोज़ की मेमोरीज़ में, इनकी याद में बहुत सारे वहाँ इंस्पायर होकर लोग, ऑर्डिनरी पीपल इनकी स्टोरीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पर ड्रामा वगैरह की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, वफादारी, फ्रेंडशिप, दोस्ती के मामले में, प्रेम के मामले में, वीरता के बारे में मामले में, और साथ साथ क्रोध के मामले में राजपूत लोग फेमस थे। डिड वीमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज, क्या इनमें स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी थी? हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी थी, और स्त्रियां भी लड़ाई के मैदान में पुरुषों के खिलाफ उतरती थी। बहुत सारी ऐसी जो रानियां हुई हैं जिन्होंने, राजपूत रानियों ने जौहर भी किए हैं, और अपनी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भी बदले लिए हैं, और साथ में जौहर के व्रत भी किए। जैसे रानी पद्मावती के बारे में आपने सुना होगा, चांदबीबी के बारे में भी सुना होगा। अब आता है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। इसी तरीके से यूपी में एक, उत्तर प्रदेश में एक बहुत फेमस डांस कला है जिसका नाम है कथक। कथक का मतलब होता है कथा, और संस्कृत में भी वर्ड यूज़ किया गया जो कि रीजनल स्टोरी बताता है, यानी कि पूरी जो कथा का वाचन है वो कथक में किया जाता है डांस के माध्यम से। ये 15 से और 16 सेंचुरी के बीच में बहुत स्प्रेड हुआ भक्ति मूवमेंट। तब राधा कृष्ण की कथाएं, फोक प्लेज, रासलीला वगैरह के रूप में कथक स्टोरीज में बहुत ज़्यादा गाई जाती थी और वहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता था। मुगलों के काल में कथक बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त किया। इस कथक ने, जो मुगल के पीरियड में जो कि नोबल्स लोग होते थे, राजसी लोग, वो कथक को बहुत पसंद करते थे, और ये दरबार में कथक बहुत होता था उस समय, डांसिंग स्टाइल था। कई सारे धीरे धीरे इसमें घराने भी जुड़े, जैसे कि राजस्थान के जयपुर में, लखनऊ में, और वाजिद अली शाह जो है उनकी नवाबी में, अवध के नवाब में भी ये मेजर आर्ट बहुत फेमस हुई 19 सेंचुरी के लगभग। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे फैल गई, और धीरे धीरे इसमें कई सारी स्टोरीज जुड़ी हैं। और इसमें देखिए फुटवर्क बहुत होता था, मतलब इसमें जो कथक का डांस होता है उसमें कदमों का बहुत अच्छा रोल होता है। कदम से कदम कदम ताल के बारे में बात की जाती है। इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स अलग अलग पहने जाते हैं, और साथ साथ उसमें स्टोरीज से जुड़ा हुआ होता है। कथक जो है वो सेवरल कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी आता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय 19 और 20th सेंचुरी में भी कथक वो लोग बहुत पहले तो पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 20th और 19th सेंचुरी में आगे कथक का बहुत डिसफेवर किया, उसकी खिलाफत की, और फिर उसके बाद में राज दरबारों से कथक धीरे धीरे गायब होने लग गया। क्लासिकल फॉर्म्स लेकिन कथक की आज भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी आज भी फेमस है, बहुत सारे लोग कथक सीखते हैं। अब आता है कि पेंटिंग्स फॉर पैटर्न द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। हमने बहुत सारी कलाएं देखी जिसमें पेंटिंग की बात करते हैं। पेंटिंग में जैसे मिनिएचर पेंटिंग होती है, जो छोटी छोटी पेंटिंग के रूप में, छोटी छोटी साइज के रूप में क्लॉथ पेपर के ऊपर, वाटर कलर के ऊपर ये बनाई जाती है। जैन लोगों के मंदिरों में ये अक्सर ये छोटी छोटी आकृतियाँ मिल जाएंगी। मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी स्किल्ड पेंटिंग बनाई थी, और इसमें ब्रिलियंट कलर्स इस्तेमाल किए। कई सारे कोर्ट के सीन हैं, और लड़ाई की सीन्स हैं, हंटिंग वगैरह, शिकार का समय, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बहुत सारा दर्शाई गई हैं। देखिए जैसे इस तरह से यहाँ पर हंटिंग के टाइम का सीन है, लड़ाई हो रही है इस जगह पर जहाँ पर इन्होंने बताया कि पंचायत लगी हुई है। वॉर के टाइम का सीन दिखाया गया है कि वॉर होने वाली है। अब आता है कि मुगलों के समय में भी ये पेंटिंग को बहुत ज़्यादा इमरजेंस हुआ इन पेंटिंग का। मुगल आर्टिस्ट थे जो कि इन पेंटिंग्स को अपने रीजनल कोर्ट्स में लगाते थे। दक्षिण भारत के बहुत सारे दक्षिण राज्यों के लोग, राजपूत कोर्ट जो कि राजस्थान में, राजपूतों के कोर्ट में, राजपूतों के दरबार में इस प्रकार की आपको पेंटिंग बहुत देखने को मिलेंगी। और वहाँ के लोग, राजाओं का, दरबारियों का, उनका पोर्ट्रेट मुगलों के पीरियड में बहुत फेमस हुआ।
इनमें कई सारी माइथोलॉजी भी जुड़ी हुई है इनके साथ, पोइट्री वगैरह के रूप में, जो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, इन सब में ये कई सारी वहाँ की स्टोरियाँ इसमें बताई गई हैं। दूसरी तरफ ये मिनिएचर पेंटिंग में हिमालयन फुट हिल्स की पेंटिंग बहुत फेमस है। मॉडर्न डे हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की पेंटिंग, वॉर की पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्ट है ये, राजपूत मिनिएचर के फॉर्म में। अब आता है कि लेट 17th सेंचुरी में इस तरह की जो कलाएं थी वो बहुत फेमस हुई। बशोली नाम की पेंटिंग वहाँ बहुत फेमस है, जो हिमाचल की है मिनिएचर पेंटिंग के रूप में। एक है भानुदत्ता, भानुदत्त की रास मंजरी, नादिर शाह का उसमें पूरा इन्वेजन दिखाया गया है। दिल्ली को जीतते हुए दिखाया गया 1739 में, जब नादिर शाह यहाँ आया था। तो ये सारी पेंटिंग्स इसमें बहुत दिखाई गई हैं। अब आता है राजस्थान में ही कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग बहुत फेमस हुई है। कांगड़ा आर्ट ने अपना एक अलग स्थापित किया है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इनके जो है वो वैष्णव आर्टिस्ट है, वैष्णविट ट्रेडिशनल लोग हैं, जो कि कांगड़ा पेंटिंग में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका देखने को मिलती है वैष्णव आर्ट की। अब आता है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जितने भी ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन हैं वो सब इन कई सारी पेंटिंग्स को, जैसे कि घड़ों पर बनाना, दीवारों पर, फ्लोर्स पर बनाना, क्लोथ वर्क है, ये सब इनमें पेंटिंग में आता है। अब बंगाल की अगर क्लोजर लुक ले तो बंगाल में जो रीजनल लैंग्वेज के फॉर्म में बंगाली संस्कृत बोली जाती थी, बंगाली के अलावा संस्कृति बोली जाती थी। 4/3 पार्ट जो सेंचुरीज है का उस समय बंगाल में और मगध में, साउथ बिहार का रीजन है, वहाँ पर संस्कृत का बहुत इन्फ्लुएंस था। संस्कृत बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती थी। 4वीं शताब्दी में गुप्ता रूलर्स आए, उन्होंने राजनीतिक पूरे जीवन पर कंट्रोल किया है। नॉर्थ बंगाल के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर कंट्रोल किया है। वहाँ पर भाषाओं इत्यादि का कल्चर जो है बहुत फेमस हुआ। मिड गंगा वैली के जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस समय चाइनीज़ एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था हुएन सॉन्ग। उन्होंने कई सारे संस्कृत से लिटरेचर के जो टेक्स्ट थे संस्कृत लिटरेचर के वो भी देखे, और उन्होंने देखा कि कई सारे लोगों ने संस्कृत लिटरेचर को बंगाली में भी डिनोट किया, बंगाली में भी ट्रांसलेट किया। 8th सेंचुरी में बंगाल के जो राजा थे वहाँ पाल राजाओं का बहुत आधिपत्य था। और 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में बंगाल में कई सारे सुल्तानों का राज्य था, जो कि इंडिपेंडेंट रूलर्स थे दिल्ली के, उन्होंने के बंगाल में राज्य किया। अकबर 1586 ईस्वी बंगाल में आया था, जिसने बंगाल को जीता था, और इसने बंगाल सूबे के नाम से बंगाल सूबा नाम दिया था। और पारसी लोग जब इसमें आए तो इन्होंने लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिनका था वो पर्शियन हो गया। बंगाली भी डेवलप हुई है एज अ रीजनल लैंग्वेज। और 15th सेंचुरी में बंगाली ग्रुप के कई सारे डायलैक्ट बोलियाँ भी बहुत वहाँ फेमस हुई। नॉन संस्कृत वर्ड्स भी कई सारे इसमें यूज़ किए गए, जिसमें ट्राइबल लैंग्वेज में पर्शियन, फारसी भाषाओं में यूरोपियन लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया है। और अब यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ साथ मॉडर्न बंगाली भी है, जहाँ पर उसमें कई सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर, जो पहले बंगाली लिटरेचर होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक संस्कृत में इंटरप्रेट किया गया है, दूसरा इंडिपेंडेंट है। यानी कि पहली जो ट्रांसलेशन किया गया संस्कृत की पिक्स में, इसका नाम है मंगल काव्य। और मंगल काव्य में जो बहुत ही ऑस्पिशियस पोएम्स लिखी गई हैं, भक्ति मार्ग से रिलेटेड हैं जो, और भक्ति लिटरेचर है ये। बायोग्राफीज है इसमें चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य देव का, जो कि लीडर माने जाते हैं वैष्णव भक्ति के। अगली बात सेकंड में इंक्लूड है नाथ लिटरेचर। नाथ लिटरेचर में माया नामती के सॉन्ग, गोपी चंद्रा के सॉन्ग, उनकी स्टोरीज, और धर्म ठाकुर इनकी ये लोग पूजा करते थे, जैसे कृष्ण जी की पूजा करते थे, उनके बारे में बहुत सारी मिथक कहानियाँ हैं, फोक टेल्स हैं, लोक कथाएँ हैं, और लोकगीत हैं, बलाड्स गाए गए हैं, आलाप गाए गए हैं। तो इनके बारे में वहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है। अब आता है कि जो टेक्स्ट बिलोंग करते हैं ये, इसमें कई सारी पांडुलिपियाँ भी लिखी गई, मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी लिखी गई हैं, जो कि 15 से मिड 18 सेंचुरी की हैं। और इनको लोग जो है ओरली गाते थे। और ब्राह्मण ग्रंथों में भी इनका बहुत वर्णन है। फिर आता है पीर्स और टेम्पल्स। 16वीं शताब्दी में जो वेस्टर्न पश्चिम बंगाल है उसका लेस फर्टाइल एरिया जो था उसको फॉरेस्टेड किया गया है। मार्शी एरिया साउथ ईस्टर्न बंगाल का, उसको भी फॉरेस्टेड किया गया।
और इसमें राइस का कल्टीवेशन करते हुए दिखाया गया है। लोकल कम्युनिटी जितनी भी थी वहाँ की वो मछली पालन बहुत करती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, ट्राइबल एरियाज़ के लोग थे वो जो कि मर्ज हुए। इसमें कई सारे पीजेंट्स के ग्रुप आते हैं। मुगलों ने जब अपना राज्य स्थापित किया पूरे बंगाल के ऊपर, तो बंगाल का अपना जो है बंगाल का जो रीजन था उसकी कैपिटल बनाया ईस्टर्न डेल्टा और ढाका को, यानी कि बांग्लादेश के की राजधानी ढाका जो बनाई गई थी वो बंगाल की यहाँ पर राजधानी बनाई गई थी अंग्रेज़ों के टाइम में। यहाँ से कई सारे ऑफिसर्स के वर्क्स किए जाते थे और इन्होंने कई सारी मस्जिदों में भी अपने वर्क्स को सर्व किया और मस्जिदों के माध्यम से इन्होंने रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन भी किया इस क्षेत्र का और न्यू सेटलमेंट लाया। अब इनमें कई सारे कम्युनिटी लीडर्स आते हैं जो कि उस समय अपनी प्रीचिंग करते थे। टीचर्स वगैरह थे जो कि टीचर्स थे, एडजुडिकेटर्स थे जो कि सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में लिखते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में लिखते हैं और भगवान से रिलेटेड यानी कि ईश्वर अल्लाह से रिलेटेड बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी, जिसका नाम इन्होंने दिया कि जो ईश्वर से डायरेक्टली रिलेटेड है और जो उसकी में विश्वास बहुत ज़्यादा करता है, तो उनके अफेक्शन को दिखाने के लिए इन्होंने उनका नाम दिया गया है पीर। पीर का मतलब होता है जो भगवान से डायरेक्टली रिलेटेड हो और जो भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करता हो। इसी क्रम में इन्होंने आगे इसका टर्म दिया है सेंट, संत, महात्मा या सूफ़ी। और जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ थी इसमें कई सारे कोलोनाइजर्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करते थे, सोल्जर्स थे, वेरियस कई सारे हिंदू और बुद्धिस्ट लोग थे जो कि एनिमिस्टिक स्पिरिट रखते हैं। अब आता है बंगाल जो है, उसमें बंगाल कई प्रकार के मंदिरों की भी का भी गवाह रहा है, लगभग आप समझ लीजिए लास्ट 15 सेंचुरी में। और इसमें 15 सेंचुरी से 19 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे मंदिर बनाए गए जो बहुत फेमस हुए हैं। और बंगाल में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जब आई तो इन्होंने न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया, सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन को इम्प्रूव भी किया है। यहाँ के मंदिरों में देखिए कितनी अच्छी स्थापत्य कला देखने को मिलती है। देखिए ये वहाँ पर एक दिखाई गई है तस्वीर जो कि सीलिंग को शो करती है। इस सीलिंग में बीच में जो है श्री कृष्ण भगवान जो है मूर्ति बनी हुई है जहाँ वो बांसुरी बजा रहे हैं, उनके दोनों तरफ गोपियाँ हैं और नर्तकियाँ चारों तरफ नाच रही हैं। इस तरह की जो आर्ट मिलती है वहाँ पर छतों पर मिलती है 4 रूफ्ड, जिसको चौचाला स्ट्रक्चर बोलते हैं, 2 चाला स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डबल रूफ्ड भी स्ट्रक्चर है, हट पे भी मिलता है। इसमें एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म होता है चारों दीवारों के किनारे किनारे पर, जिनमें कर्व लाइन के अंदर जो है बहुत सारा स्क्वायर प्लेटफॉर्म के अंदर कई सारी डेकोरेटिव पेंटिंग्स गोल गोल आकार में बनाई जाती हैं। विष्णुपुर रीजन ये है बांकुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर भी ऐसी कई सारी हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस डेकोरेशन मिलता है। अब आता है फ़िश एज अ फूड। बंगाल का जो ट्रेडिशनल फूड है वो फ़िश है, मछली। और रिवर राइन प्लेन के किनारे किनारे बहुत सारा चावल और फिश, मछली चावल वहाँ का बहुत पेट फूड है जो कि अक्सर वहाँ उगाया जाता है और मिलता भी है। फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। मछली पालन करना वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। बंगाली लिटरेचर फेमस है फ़िश के लिए, टेराकोटा आर्ट्स फेमस है। मंदिरों की दीवारों पर आपको विहारा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के बहुत सारी पेंटिंग्स मिल जाएंगी। ब्राह्मण ग्रंथों की रचनाएं भी यहीं पर मिली हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में इन्होंने जो है नॉन वेजिटेरियन फूड को अलाउड नहीं किया है और फिश की पॉपुलरिटीज़ को फिर भी लोकल डाइटीज़ में ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ जो है वो वहाँ पर उसका मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में आपको मछलियों का कोई भी मछली चावल खाने का या नॉन वेज खाने का इस तरह का कोई भी वहाँ उल्लेख नहीं मिलता है। बृहद धर्मा पुराण बृहद धर्मा पुराण जो है वो 13 सेंचुरी में लिखा गया संस्कृत में, जो कि बंगाल में से लिया गया है और इसमें लोकल ब्राह्मण्स के बारे में बताया गया है जो कि सर्टेन वेराइटीज़ की फ़िश को खाते थे। यही एक ऐसा पुराण है जिसमें ब्राह्मणों के बारे में लिखा है कि यहाँ पर ब्राह्मण भी मछली चावल का सेवन करते थे। इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। और आप प्लीज़ इसको अगेन एंड अगेन रिपीटिंग करके पढ़िए ताकि ये बहुत थोड़ा टफ लेसन है, जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, टिल माय नेक्स्ट वीडियो।
I said to goodbye. Please subscribe my channel and share my videos too. Bye bye.